राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और एक ऐसी कंपनी जो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स बनाती है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर में देख पाएंगे। इस टाइप के इलेक्ट्रिकल पैनल्स आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर में, फैक्ट्रीज के अंदर में, वेयर हाउसेस के अंदर में, राइट, वहाँ पे देखे होंगे। आपके जो रेजिडेंशियल एरिया है तो वहाँ पर भी आपने देखे होंगे फ्लैट्स के नीचे। तो ये पैनल्स जो होते हैं, ये पैनल्स बनाने का काम एक कंपनी करती है। कंपनी का नाम है शिवालिक पावर कंट्रोल कंपनी। ये कंपनी जो है अपना और पैसे उठाना चाह रही है स्टॉक मार्केट से, सो उसके लिए कंपनी ने आईपीओ लॉन्च करने वाली है। सो ये एसएमई कंपनी रहने वाली है। एंड ये कंपनी किस तरीके से पैसा उठाने वाली है, क्या आज के दिन इन्वेस्टेबल है ये कंपनी, पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम देखेंगे। और स्टॉक मार्केट में आने के बाद में जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में इस टाइप की कंपनियां हैं उनके साथ में कंपेयर करके भी देखेंगे कि ये कहाँ पर हमें लिस्टिंग दे सकती है और कितना ऊपर तक जा सकती है। सो पूरी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। लेट्स प्रोसीड विद दिस। सबसे पहले अगर बेसिक डिटेल्स की बात करें, 24 जून से 26 जून के बीच में इस कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 100 रुपये का कंपनी ने यहाँ पर कट ऑफ प्राइस सेट किया है और 1200 का लॉट साइज है, तो आपको 1,20,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है एक लॉट के साथ में, एक आईपीओ फाइल में। नेक्स्ट अगर देखते हैं, कंपनी अभी 64 करोड़ रुपीज उठा रही है और 32 लाख रुपए उठा रही है। 64 एंड 32 लाख रुपए। यहाँ पर कंपनी जो पूरी वैल्यू लगा रही है, जो कि लगभग लगभग 241 करोड़ रुपए लगा रही है। सो 250 करोड़ रुपए के आसपास में वैल्यू कंपनी की लग रही है। सो अब देखते हैं कि कंपनी किस हिसाब से कमाई कर रही है, कि इस वैल्यू को जस्टिफाई कर पा रही है कि नहीं। अब यहाँ पे जो कंपनी के मालिक लोग हैं उनके पास में 96% शेयर होल्डिंग थी, मतलब जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, प्रमोटर्स। तो 96% शेयर होल्डिंग उनके पास में थी आईपीओ से पहले। आईपीओ के बाद में 70% रह जाने वाली है। सो दैट इज अगेन ओके, दैट इज फाइन अगेन, गुड। अब देखते हैं कंपनी पैसा ले उठाना क्यों चाह रही है स्टॉक मार्केट से, रीजन क्या है, क्योंकि और भी बहुत सारे तरीके होते हैं कंपनी के पैसा उठाने के, स्टॉक मार्केट से क्यों उठा रही है, तो उसके पीछे कुछ रीजंस। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की, कंपनी के पास में खर्चा ज़्यादा है और पैसे कम है, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। कंपनी ऑलरेडी अपनी जो फैक्ट्री साइजेज हैं, अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं उनको बढ़ाने का काम करने वाली है, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। कंपनी को नई मशीनरी खरीदनी है, जो कि कंपोनेंट्स कंपनी बनाती है, उसके लिए नई मशीन्स की ज़रूरत है, तो उसके लिए कंपनी पैसे उठा रही है। और अगर कंपनी फैक्ट्री मशीन अगर बढ़ाएगी तो उसके लिए कंपनी को सिविल वर्क करवाना पड़ेगा, राइट, सिविल वर्क के लिए पैसे की ज़रूरत है। और कंपनी बोल रही है कि हमें अपने आप को और बड़ा करना है बहुत जल्दी, तो ऑर्गेनिक ग्रोथ का हम इंतजार नहीं कर सकते, हमें इनऑर्गेनिक ग्रोथ चाहिए, जिसके लिए हमें दूसरी जो कंपनियां हैं जो इसी सेक्टर में काम कर रही है उनको एक्वायर करना पड़ सकता है, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत चाहिए। तो ये कंपनी ने पर्टिकुलर रीजंस बनाए, तो रीजंस बड़े सही लग रहे हैं दिखने में, अंदर हिसाब से बहुत सही रीजंस हैं, कंपनी को आगे फ्यूचर में बढ़ावा ही देंगे इस रीजंस, जो कंपनी ने रीजंस बताए हैं आईपीओ में पैसा उठाने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपनी क्या करती है, तो कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। तो ऑलरेडी हमने देख लिया पैनल्स बनाती है, और कंपनी जो पैनल्स बनाती है वो अलग अलग दूसरी कंपनियों के जो रजिस्टर्ड जो तरीके होते हैं उनसे पैनल बनाती है, तो कंपनी को एक सेल बहुत अच्छी खासी हो जाती है। जैसे एल&टी, सीमन, सिनाइडर, इलेक्ट्रिक, टीडी के, इनके ये ऑलरेडी ब्रांड्स इस टाइप के हैं जो कि ऑलरेडी एक जगह बना के बैठे हैं, तो इन्हीं के पैनल्स, इन्हीं के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ कर करके कंपनी अपने पैनल्स बनाती है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ कंपनी के लिए ब्रांड इमेज को क्रिएट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं, यहाँ पर कंपनी आज के दिन इंडिया में ही नहीं बाहर भी सेलिंग करती है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्रीज़, केनिया, उगांडा, अल्जीरिया। तो नेक्स्ट दैट इज़ अगेन गुड। अब आज के दिन जो कंपनी हरियाणा के अंदर में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसका जो 10,000 वर्टिकल्स, मतलब 10,000 जो चीज़ें हैं वो कंपनी बना सकती है, कंपोनेंट्स जो ये पैनल्स होते हैं पैनल्स बना सकती है। इतनी कैपेसिटी है एक साल के अंदर में, दैट्स वेरी गुड कैपेसिटी। 180 लोग आज के दिन काम कर रहे हैं। एवरीथिंग लुक्स फाइन टिल नाउ। पॉजिटिव चीज़ों की अगर चर्चा करें, कंपनी के ऊपर आज के दिन कुछ खास लिटिगेशंस वगैरह है नहीं। प्रमोटर और मैनेजमेंट जो है कंपनी, प्रमोटर ग्रुप हो गया, डायरेक्टर्स वगैरह हो गए, उनके ऊपर में भी कुछ खास, मैनेजमेंट के ऊपर में कोई केसेस वगैरह आज के दिन हो नहीं रखे हैं। एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। एंड कंपनी के बारे में अगर चर्चा, और ये सेकेंडली कंपनी के जो लोगो है, जो कंपनी का ब्रांड नेम है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है स्टॉक मार्केट में। सो आईपी इज़ रजिस्टर्ड, सो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं कि कल को कोई दूसरा इंसान इस कंपनी का नाम यूज़ करके काम कर पाए, तो वो भी अलाउड नहीं है यहाँ पर। एवरीथिंग इज़ रजिस्टर्ड। कंपनी जो कि फैसिलिटीज़ यूज़ करती है, जो फैक्ट्रीज़ और वेयर हाउसेज, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो जो भी है कंपनी के खुद के नाम पे है, वो किराए पर नहीं ले रखा है। नाउ दीज आर ऑल्सो ए ग्रेट थिंग। अब यहाँ पे अगर आप हरियाणा में बात करते हैं, जो कि फैसिलिटी कंपनी जिसको यूज़ करती है, वो 5,48,00,000 रुपये में कंपनी ने खरीद ली है कंपनी के नाम पे। इसका मतलब कंपनी के अंदर में अगर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रही है वो उसके मालिक इन्वेस्टर्स खुद हैं। सो दीज आर अगेन ग्रेट।
नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर कंपनी के अंदर में जो मालिक लोग हैं, आज के दिन जो मेन मालिक है वो अमित कंवर जिंदल और दूसरे सपना जिंदल, जिनके पास में 70% शेयर होल्डिंग आफ्टर दी आईपीओ रह जाने वाली है, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कि कंपनी का जिस तरीके से रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू चढ़ रहा है, कंपनी सेल कर पा रही है अच्छी खासी, तो उसमें हमेशा रहता है कि कभी जो अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स होते हैं, तो मेनली ऐसे टाइप की कंपनियों के कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी दूसरी कंपनियां जो होती हैं वो क्लाइंट्स होती हैं। तो आज के दिन इनका अगर टॉप 10 क्लाइंट से जितना पैसा आ रहा है, जितना माल सेल हो पा रहा है इनका, उसकी अगर बात करें तो 2021 से लेकर के 22, 23, 24, तो अभी जो इनका टॉप 10 के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ 40% है। दैट शोज कि कंपनी पर्टिकुलरली किसी एक दो क्लाइंट्स के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं है। अगर वो कई बार कहता है, कभी कंपनीज का अगर एक दो क्लाइंट या दो चार क्लाइंट्स के ऊपर में अगर डिपेंडेंसी रहती है अपने सेल को लेके, तो अगर उनमें से कोई पीछे हाथ खींच लेता है तो कंपनी की थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है सेल के मामले में, प्रॉफिट बनाने के मामले में। तो ये डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हो रही है, दैट इज अगेन कंपनी के बारे में दैट इज गुड। इसी के साथ में कंपनी अगर रॉ मटेरियल की बात करते हैं, तो रॉ मटेरियल तो कंपनी ब्रांडेड ब्रांड्स का ही यूज़ करती है, जैसे L&T, सीमेंस, स्नाइडर, टीडी के। तो वो भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि इनका ब्रांड नेम का यूज़ करके कंपनी अपनी सेल को बढ़ा पा रही है। सो एवरीथिंग लुक्स फाइन। अब यहाँ पे जो दिक्कत कहाँ पे है, सो यहाँ पर तक तो अभी तक तो कोई दिक्कत समझ में दिक्कत आई नहीं। अब जो दिक्कत आ रही है वो एक चीज़ यहाँ पर आ रही है कि अगर हम लोग कंपनी की सेल को देखते हैं, तो हम लोगों को एक चीज़ दिखेगी, मतलब मेरे को पर्टिकुलरली ये मेन दिक्कत नज़र आई, इसके अलावा मुझे कुछ खास दिक्कत नज़र नहीं आई। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि कंपनी का जो सेल हो पा रहा है, सेल के अकॉर्डिंग कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल है वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को लोन लेना पड़ रहा है। अगर कंपनी का, अगर हम लोग लोन स्ट्रक्चर को पहले देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गई। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कंपनी लेती कब है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग कंपनी लेती है जब कंपनी को दिख रहा है कि अभी लोन ले लेती हूँ, माल बिकेगा, माल बिकने के बाद में पैसा आएगा तो उससे लोन चुका दूंगी इसी साल के अंदर में। तो साल भर के लिए जो कंपनियां लोन लेती हैं उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन। तो कंपनी का अगर शॉर्ट टर्म लोन देखते हैं तो यहाँ पे 14 करोड़ से सीधा हट के 25 करोड़ हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि यूजुअली इसके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं, उनका जो पेमेंट होता है वो काम का हमेशा काम के हिसाब से आता है, और मोस्ट ऑफ द जो ओवरऑल पेमेंट होता है वो काम खत्म होने के बाद में आता है। तो कंपनी ने रिसिप्ट तो यहाँ पर काट दी है, एज पर हम लोग यहाँ पे सेल देख पाएंगे, कंपनी ने रिसिप्ट तो काट दी, सेल तो दिखा दी, बट उसका पेमेंट जो है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 63 करोड़ का माल बिक चुका है, बट यहाँ पर पेमेंट जो है वो अभी आया नहीं है। अगर हमको ट्रेड रिसीवेबल में देख पाएंगे, पिछले साल 13 करोड़ थे और अब 9 महीनों के अंदर में 21 करोड़ हो गए हैं। अब माल पैसा आया नहीं, काम चल रहा है, माल चाहिए काम पूरा करने के लिए, तो उसके लिए कंपनी को शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ रहा है। शॉर्ट टर्म लोन लेगी कंपनी तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स अगर फ्यूचर के अंदर में भी अब जैसे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बट एक प्रॉब्लम इश्यू फेस करना पड़ सकता है शॉर्ट टर्म में कंपनी को, और कंपनी के जो P&L जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा हिट ले सकता है दिस ईयर। बिकॉज अगर हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग या टोटल ओवरऑल बोरोइंग देखेंगे करंट लाइबिलिटी, तो दैट इज 24 करोड़ से बढ़ के सीधी 37 करोड़ हो चुकी है, राइट। तो अच्छा खासा यहाँ पर इंक्रीज है यहाँ पर। तो अब ये कंपनी यही बोल रही है कि हमें जो पैसे चाहिए उस वो इसी चीज़ के लिए चाहिए कि अगर कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जिसकी वजह से हमारा वर्किंग कैपिटल जो है वो अगर थोड़ा सा हैम्पर होता है, तो उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। तो ये भी कुछ खास इश्यू है नहीं, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए कि ये कंपनी के लिए जो जो काम हो रहा है और उसमें से पैसा नहीं आ रहा है वो इश्यू बन सकता है, देयर आर चांसेस। सो अब ओवरऑल हम लोग एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं ऑलरेडी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के साथ में, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा बड़ा इश्यू हमें फेस करने को नहीं मिला है कंपनी का स्ट्रक्चर देखते हुए। नेक्स्ट नाउ द थिंग इज, कंपैरिजन के लिए हमें पी और पीबी रेशियो चाहिए होंगे। तो यहाँ पर कंपनी इस साल 7 करोड़ रुपए अब तक मतलब कमा चुकी है, और प्रोजेक्शन वाइज अगर देखा जाए तो कंपनी इस साल जो है जिस हिसाब से ये कमाई की है उस हिसाब से कंपनी लगभग कितना 2.5, 3, 6.5, 5, 7.5, 7.5 और 2.5 कितना होता है 10 करोड़। तो 10 करोड़ के आसपास में कंपनी नेट प्रॉफिट्स कमा लेगी, जिसको अगर हम कंपेयर करके देखते हैं, सॉरी हमें पी रेशियो निकालना पड़ेगा 10 करोड़ से, तो ये बन गया 24 का पी रेशियो आ गया। अगर हम लोग 24 के पी रेशियो को साक्षी मेडटेक जो कि इसी स्टॉक मार्केट इसी मार्केट में काम करती है, तो इसका पी रेशियो है 33 का। सो जो आईपीओ लेके आ रही है उस कंपनी का पी रेशियो अच्छा है, कमाई अच्छी कर रही है लिस्टेड कंपनी के मुकाबले।
सेकंड कंपनी देखते हैं मरीन इलेक्ट्रिकल्स। तो अब ये कंपनी जो है ये डिफेंस सेक्टर के जो काम है उनके अंदर में सप्लाई करती है अपने मटेरियल। तो यहाँ पर इसके साथ में कंपेरिजन थोड़ा सही नहीं हो पाएगा, बट स्टिल हम एक रेफरेंस के लिए ले लेते हैं। तो 79 का पी रेशियो है, क्योंकि डिफेंस के सेक्टर की जो भी कंपनी है ना सारी हवा में उड़ रही हैं, एक अलग ही लेवल पे हवा में उड़ रही हैं, तो उनके साथ में कंपेरिजन करना ही एक अलग ही लेवल की चीज़ है। हाँ, अगर ये कंपनी कल को डिफेंस सेक्टर के कस्टमर्स को भी अगर सप्लाई दे रही होती तो फिर बात अलग थी। हाँ, ऐसा नहीं है कि दे नहीं सकती, दे सकती है, देयर आर चांसेस, बट स्टिल आज इनके पास में ऐसा कोई क्लाइंट नहीं है। सो कल को अगर बन जाता है तो फिर कंपनी आसमान छू सकती है जो आईपीओ लेके आ रही है वो कंपनी, राइट। डिफेंस सेक्टर का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, एक दो भी मिल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कंपनी का स्टॉक जो प्राइस है शिवालिक का वो आसमान छू सकता है। अब यहाँ पे इसके साथ में कंपैरिजन 79, तो अपनी कमा रही है 24 के आसपास में। सो एवरीथिंग इज गुड, सो कमाई अच्छी कर रही है। तो इस कमाई के हिसाब से कंपैरिजन बेसिस के ऊपर भी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो लगभग 50% यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब पीबी रेशियो देख लेते हैं कि आज के हिसाब से वैल्यू के हिसाब से इसकी नेटवर्थ है 30 करोड़ की, और पैसा उठा रही है 64 करोड़। सो यहाँ पर लगभग 90 करोड़ के आसपास की वैल्यू बन जाएगी कंपनी की, राइट, खर्चा वर्चा निकालने के बाद में। सो 90 98 27, सो 2.8 के आसपास में कंपनी का पीबी रेशियो आ रहा है। सो पीबी रेशियो क्या होता है कि कंपनी के पास में आज के जो नेटवर्थ है, कंपनी ने जो जितना पैसा कंपनी के अंदर में लगाया है, कमा के लगाया या फिर इन्वेस्टर्स ने लगाया, तो जितना पैसा लगाया है उसके मुकाबले कितनी ज़्यादा वैल्यू आज के दिन कंपनी हमसे मांग रही है, राइट। तो यहाँ पे 4 गुना इसका पीबी रेशियो है, और अपनी जो कंपनी आईपीओ में लेके आ रही है पैसा वो 2.8 टाइम्स ही ऊपर मांग रही है, और ये जो डिफेंस सेक्टर वाली जो है ये 8 गुना ऊपर चल रही है। तो इस दोनों के मुकाबले कंपनी का जो स्टॉक है वो हमें सस्ते में मिल रहा है कंपैरिजन बेसिस पे। तो कंपनी पीबी रेशियो के हिसाब से भी लगभग 50% ऊपर जा सकती है, एटलीस्ट 50% तक ऊपर जा सकती है। अब यहाँ पे कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा है, कंपनी का जो काम कर रही है वो अच्छा है, कंपनी के पास में जो एसेट्स हैं, जो फैक्ट्रीज वगैरह कंपनी काम में ले रही है वो खुद की हैं, एंड कंपनी का मैनेजमेंट ठीक है, ना कोई क्रिमिनल केस सिविल लिटिगेशन ऐसा कुछ है नहीं, कंपनी अपने आप को ग्रो कर रही है, डिपेंडेंसी पर्टिकुलर कस्टमर्स पर डिपेंडेंट नहीं हो रही है। सो एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, राइट। तो अब जो एक इश्यू मैंने आपको चर्चा किया था वो इश्यू तो है ही, साथ में एक ये इश्यू भी है कि कंपनी की पिछले साल जितनी जिस हिसाब से सेल बढ़ी थी, यहाँ पे जाकर 57 करोड़ की सेल हुई, इसी के साथ में इस साल 82 करोड़ की 2023 में, और इस साल जो भी ये सेल है प्रोजेक्टेड बेसिस पे देखें तो 85 करोड़ के आसपास में ही रह जाने वाली है, ऐसा प्रोजेक्टेड बेसिस के ऊपर में है। सो ये एक अगेन इश्यू है कि रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले इस साल घट गया है, प्रोजेक्शन घट गया है, राइट, जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा है। दूसरा, कंपनी को हर साल नए कस्टमर्स चाहिए, तो अगर कल को एक्वायर करने में नए कस्टमर्स मिलने में दिक्कत होती है तो भी कंपनी की दिक्कत हो सकती है। बट मार्केट रहने की उम्मीदें हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स तो रहेंगे ही रहेंगे, एआई कितना भी आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी का काम तो रहेगा ही, पैनल्स का काम रहेगा ही, राइट, वो तो रहेगी। सो एवरीथिंग इज फाइन फ्यूचर के हिसाब से भी। अब बाकी आप अपने हिसाब से भी एनालिसिस कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन है नहीं। कल फिर मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। मैं अपनी बता सकता हूँ, आई विल डेफिनेटली ट्राई माई लक, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कंपनी मुझे अच्छी लग रही है इस प्राइस के ऊपर में। सी यू टुमारो।